कई इंटीमेट सेटिंग से हम लोग अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं, अवेयरनेस में, सजगता में यात्रा कर रहे हैं। सजगता अध्यात्म का एक आधार स्तंभ है। आंतरिक शक्ति के रहस्य जिनके 3 आयामों की बात मैंने की थी, ये उसका तीसरा आयाम और सूक्ष्म होता हुआ अभी हमारी जो स्थिति है, मनुष्य जैसा दिखाई देता है वो करीब करीब सोया हुआ है। इस चुनौती से आमना सामना करना एक आध्यात्मिक व्यक्ति का काम है और यही वस्तुतः साधना भी है और यही तपश्चर्या भी है। तपश्चर्या का अर्थ किन्हीं कठोर प्रक्रियाओं में जाना नहीं है, बल्कि सोए हुए लोगों के साथ रहना और अपनी नींद से बाहर आना, यही तपश्चर्या है। तो इन अर्थों में अगर हम देखें तो वस्तुतः तपश्चर्या में तो हर व्यक्ति है, लेकिन जाग कर उसका अनुभव जो करने लगता है वो साधक हो जाता है, वो साधना में चला जाता है। मनुष्य के जीवन में दुख है, चारों ओर दुख की लहरें हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख का कोई न कोई अंधेरा ठहरा हुआ ना हो। दुख अचेतना की स्थिति है, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस या स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस। चेतन तौर से कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति सजग है तो उस सजगता के साथ दुख में जाना संभव नहीं हो पाता। तुम अपने जीवन को ठीक से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि जब भी जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आता है, उस समय तुम्हारी सजगता जा चुकी होती है। उस क्षण तुम सजग नहीं रह गए हो जब तुम दुखी हो गए हो, या जब कभी तुम विध्वंसक हुए हो, तुम गैर सृजनात्मक हुए हो, तब भी ये वही क्षण होते हैं जब तुम्हारे भीतर सजगता का अभाव होता है। सजगता लेकिन ऐसी चीज जान पड़ती है जिसे लगता है कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सजग तो हूँ, मैं जागा हुआ हूँ, आंखें खुली हैं, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं सोया हुआ कहाँ से हूँ। अब इस बात की खोज कर लेना कि तुम सोए हुए कहाँ और कैसे हो, ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस तथ्य को खोज लेता है और समझ लेता है कि वो कहाँ पर सोया है, कैसे सोया है, वो जागना प्रारंभ हो जाता है। जागरण उसी प्रक्रिया में छुपा है जब तुम अपनी नींद को समझते हो। रात बिस्तर पे हो, आंख लग जाती है, वो तो एक नींद है, और जब आंख खुलती है तो एक अलग नींद है। ये नींद आती है यांत्रिकता की तरह से। तुम एक मशीन में बदल गए हो। व्यक्ति, मनुष्य अभी नहीं हुआ है। मनुष्य होने का अर्थ है तरल हो जाना। मनुष्य होने का अर्थ है अपनी जीवन यात्रा को ऊर्ध्वगामी कर देना, अपवर्ड कर देना, पशु से परमात्मा की ओर मुड़ जाना। लेकिन व्यक्ति एक यंत्र में बदल गया है। अब तुम सोचोगे कि यंत्र में कोई क्यों बदल गया है। तुम्हारी समाज, शिक्षा, धर्म और परिवार की रुचि है कि तुम यंत्र में बदलो।
क्योंकि तुम जितने अधिक यंत्रवत होते हो उतने ही तुम अधिक उपयोगी होते हो, उतने ही अधिक तुम्हारे शोषण की संभावना होती। एक यांत्रिक व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक कुशल भी हो सकता है उसकी कुशलता बढ़ गई हो और यंत्र अधिक कुशल होते ही हैं। तुम रोबोट बना लेते हो और रोबोट तुमसे अधिक कुशल हैं। तुम कंप्यूटर पर काम करते हो, उसकी जो मशीन है वो तुमसे अधिक एफिशिएंट है, तुमसे अधिक सक्षम है, तुमसे अधिक कुशल है। तुम्हारी स्मृति धोखा भी दे जाती है, लेकिन जो स्मृति एक मशीन में डाल दी गई है वो धोखा नहीं देती। तो समाज, परिवार की जो कंडीशन्ड व्यवस्था है, जो उनकी कंडीशनिंग है, वो चाहती है कि तुम यंत्र बनो। और यंत्र बनने के लिए क्या आवश्यक है कि तुम्हारा जीवन कुछ बातों में केंद्रित हो और उन बातों की पुनरावृत्ति होती रहे। इसीलिए हम उन लोगों को बहुत पसंद नहीं करते जो बहुत प्रश्न करते हैं, और उन लोगों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते जो प्रश्न को खोजने लग जाते हैं। प्रश्न करने वालों को तो तुम बर्दाश्त कर भी लेते हो, क्योंकि प्रश्न करने वाला अपने प्रश्न में ज़्यादा देर टिकता नहीं, इधर पूछता है और थोड़ी देर में आगे निकल जाता है। मेरे पास भी आकर मित्र प्रश्न पूछते हैं, और अगर मैं आधा एक घंटा उनके प्रश्न का जवाब ना दूं, तब तक उनका प्रश्न जा चुका होता है, उनकी जिज्ञासा खो चुकी होती है। और अगर मैं उनका प्रश्न कुछ दिन के लिए रोक लूं या कुछ महीनों के लिए, तो वो खुद ही भूल चुके होते हैं कि उन्होंने पूछा क्या था। अब ये भी कैसा प्रश्न हुआ कि तुम्हें खुद ही पता नहीं कि तुम जानना क्या चाहते थे। तो क्या कोई तुम्हें उचंग उठी मन में कि बस पूछ लें, तुमने पूछा और आगे निकल गए। प्रश्न वो व्यवस्था होती है जो तुम्हारे प्राणों में चुभ जाती है, तुम्हें उठने बैठने ठीक से नहीं देती, तुम्हें सोने जागने ठीक से नहीं देती, तुम बेचैन हो उठते हो। अब ऐसी बेचैनी से भरा, इस तरह की बेचैनी से भरा प्रश्न अगर किसी के भीतर है तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो व्यक्ति फिर नींद में व्यवधान डालता है। तुम सोए हुए हो और उसमें वो एक बाहर से आए हुए आक्रमण की तरह से प्रतीत होता है। तो पुनरावृत्ति और जीवन में कुछ बातों में केंद्रित हो जाना तुम्हें यंत्र बना देता है। और अपने जीवन की अगर कोई व्यक्ति खोज करेगा तो पाएगा कि जीवन में हम चंद बातें ले लेते हैं, चंद काम ले लेते हैं और बस उन्हीं को बार बार रिप्ले करते रहते हैं, उन्हीं को बार बार हम दोहराते रहते हैं। अब ये चीज़ नींद में कितनी बड़ी सहयोगी है। तुम लोरी से तो परिचित हो ही, तुम सोना चाह रहे हो और तुम्हें कोई लोरी सुनाए। लोरी क्या होती है? एक रस ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती हुई एक जैसी नीरस ध्वनि, और तुम धीरे धीरे सो जाते हो। जैसे कोई बच्चा नहीं सो रहा है तो उसे लेकर तुम कुछ बोलने लगते हो, एक ही बात दोहरा रहे हो या तुम उसे हिला रहे हो, वो घबरा कर सो जाता है। कोई ज़्यादा देर एक ही बात में रह नहीं सकता, तो अगर तुम किसी बात को बार बार रिपीट करोगे तो नींद आ जाएगी। लोरी में अधिक शब्द नहीं होते, एक ही दो शब्द जिनको बार बार दोहराया जाता है। और अगर तुम अपने जीवन में भी कुछ बातों को, कुछ शब्दों को बार बार दोहराओगे तो यही लोरी वाला प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी आएगा। तुम धीरे धीरे सो जाओगे, तुम्हारी बातें चलती रहेंगी, तुम्हारे कृत्य चलते रहेंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब सो गए। इसीलिए पुनरावृत्ति बड़ी प्रीतिकर भी है। केवल एक ध्यानी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस पुनरावृत्ति को तोड़ता है, अन्यथा पुनरावृत्ति बड़ी प्रीतिकर है। तुम्हें घर में अगर सब कुछ उसी तरह का दिखाई देता रहता है तो तुम बड़े व्यवस्थित और बड़े सुकून में रहते हो। थोड़ी भी बदलाहट तुम्हें बेचैन करती,
व्यक्ति का थोड़ा सा बदला हुआ व्यवहार तुम्हें व्यथित करने लगता है, तो धीरे धीरे हम सब बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन की तरह से हो जाते हैं, यंत्रवत। कब हमें मुस्कुराना है, कब हमें रोना है, कब हमें कैसा व्यवहार करना है, ये सब हमारे अंदर फीड हो जाता है, ये सब हमारे अंदर पहले से ही तय हो जाता है। तयशुदा जिंदगी, यंत्रवत जिंदगी। अब तुम जानते ही होगे कि मनोवैज्ञानिक जब मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो चूहों का अध्ययन करते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक प्रयोग चूहों के ऊपर किए जाते हैं, क्योंकि चूहे बहुत ही सुनियोजित हैं। चूहों की ज़िंदगी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है और चूहों के बारे में बिल्कुल तय हुआ जा सकता है, तो उनके बारे में अध्ययन करने में कोई समस्या नहीं है। तुम पहले से ही जानते हो कि चूहे कैसा व्यवहार करते हैं, तो तुम उनके व्यवहार में आई किसी तब्दीली को, व्यवहार में आए किसी परिवर्तन को आसानी से अध्ययन कर सकते हो। अब मनुष्य चूहा नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो वैज्ञानिक चूहों पर किया गया अध्ययन मनुष्य के ऊपर लगाते हैं तो करीब करीब 99% मौकों पर वो ठीक उतरता है। पहले मैं भी सोचता था कि ये बात गलत है, चूहों पर प्रयोग करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनकी सामाजिकता का अध्ययन करते हैं और इंसानों पर उसके सिद्धांतों को लगाते हैं, ये बात कैसे? फिर मैंने इंसानों को बहुत गौर से देखा तो मुझे लगा कि मनोवैज्ञानिक सही हैं। कभी 1% लोग जो ध्यानी हैं, या उनमें भी 1% लोग, उस 1% में 1% जो संबुद्ध हैं, उन पर ये बातें लागू नहीं होती, वो अपने चूहे होने से बाहर निकल जाते हैं। अन्यथा पूरा जीवन इंसान का चूहों की तरह से ही है, यहाँ से वहाँ दौड़ना, अपने जीवित रहने के उपक्रम करना, सारी कोशिश सर्वाइवल में करना, और फिर एक दिन समाप्त हो जाना। यंत्रों की एक ड्यूरेशन होती है, हर यंत्र जब बनता है तो उसका एक एक्सपायर होने का टाइम है कि इतने दिन ये यंत्र चलेगा। एक दिन वो यंत्र काम करना बंद कर देता है। तुम जानते हो कि अब इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसके स्थायित्व की जो बात थी अब समाप्त हो गई। मनुष्य के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। तो मनुष्य को पहला काम ये करना है कि अपने इस चूहेपन से बाहर आना है। अब चूहे की जब बात आ गई है तो एक दो बात मैं और कर लेता हूँ। भारतीय दर्शन में चूहे का प्रतीक इस्तेमाल किया गया, गणेश जी को चूहे के ऊपर बिठाल दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रतीक गढ़ा गया, ये व्यक्ति को सजग करने के लिए गढ़ा गया है। सजगता की यात्रा में प्रवेश करो, इसके द्वार पर ये प्रतीक है। इसीलिए गणेश जी को हर कार्य के प्रारंभ का देवता भी बनाया गया, यानी कि तुम्हारी अंतर यात्रा, तुम्हारे जीवन की यात्रा का प्रारंभ सजगता से हो। और तुम यकीन मानो, अगर ऐसा कुछ गणेश जी जैसा तुम्हें दिख जाए जीवन में तो तुम चौंक कर जाग ही तो जाओगे। हाथी का सिर, शरीर इंसान का, चौंकाने वाली सारी बातें, और उसके बाद चूहे पर बैठना, तुम हैरान रह जाओगे। और वो जो चूहा है ये तुम्हारी कुतरने की वृत्ति का प्रतीक है, तुम्हारे तर्कों की वृत्ति का प्रतीक है, और इंसान जीवन भर कुतर रहा है। हर चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में काटना और बिना किसी उद्देश्य के काटना। चूहे कुतरते हैं और बिना किसी उद्देश्य के सब कुछ कुतर डालते हैं। तुम्हारे सामान से लेकर खाने की चीज़ें, जितना खाते हैं उतना तो खाते ही हैं, अन्यथा वो केवल कुतर रहे होते हैं। बाकी जानवर होते हैं तो वो कुछ काटते हैं तो उसमें उनका उद्देश्य होता है कि खाना है। चूहा बेवजह
तो मनुष्य का जीवन भी कहीं ऐसा ही तो है कि वो बेवजह बहुत सारी चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ रहा है, कुतर रहा है, और उसे खुद पता नहीं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तर्क कर रहा है, लेकिन तर्क की उसको कोई यात्रा भी पता नहीं क्यों तर्क कर रहा है। कई बार तुम केवल तर्क के लिए तर्क करते हो, और तुम्हें वो लोग भी अच्छे लगते हैं जो बड़े तर्कशील होते हैं, लेकिन तर्क के लिए तर्क करते हैं। लेकिन किसी अंजाम तक पहुंचने के लिए अगर कोई तर्क करने लगता है तो वो व्यक्ति भी बेचैन करने लगता है, वो चूहा होने से ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही एक कथा चूहे को लेकर और रही है। दक्षिण अमेरिका में रेड इंडियन लोगों में एक लोक कथा चलती है, उसमें चूहे की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें कहते हैं कि एक चूहा होता है, बड़ी छोटी सी कथा है और इस सजगता के लिए बड़ी प्यारी कथा है। कहते हैं कि एक छोटा सा चूहा होता है और वो ज़मीन से सिर सटाए हुए बस भोजन की तलाश में घूमता है। और इस कथा को जब मैंने पढ़ा तो मुझे हैरानी हुई कि सारी बातें इतनी प्रतीकात्मक और इतनी अंतर्दृष्टि से भरी हुई थी कि जिसने इस कथा को गढ़ा होगा वो निश्चित तौर से गहरा साधक रहा होगा। जमीन से सिर सटाए हुए भोजन को ढूंढता चूहा घूमता है। हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं, जमीन से सिर उठाते हैं तब हम ऊर्ध्वगामी होते हैं। हमारा सिर जमीन से उठता ही नहीं, भौतिकता से, हमारे जीवन की आपाधापी से। और उसे बीच बीच में कभी कभी एक गर्जन सी सुनाई देती चूहे को। जब गर्जन सुनाई देती है तो वो घबरा कर अपने कान बंद कर लेता है। हम इंसान भी ऐसे हैं, कभी कभी जीवन हमारे आसपास आवाज़ कर जाता है, अपनी उपस्थिति को बताता है, लेकिन हम जीवन की उपस्थिति को देखने के बजाय अपने कान बंद कर लेना पसंद करते हैं। फिर एक दिन कथा कहती है कि वो चूहा बड़ी हिम्मत जुटाकर बड़े साहस से उस आवाज़ को ढूंढता हुआ आगे चला जाता है। अब यहाँ से यात्रा जो है बदलती है सजगता की ओर, कि तुम भय के साथ भी आगे बढ़ते हो। और कहते हैं कि चूहा आगे जाता है तो देखता है जीवन की नदी गर्जन करती हुई बह रही है, और इतना वो घबरा जाता है उसे देखकर कि वो उस नदी में गिर जाता है। नदी में गिरता है तो बस्ती में, जब अपने चूहों की बस्ती में वापस लौटता है तो वो भीगा हुआ है, और सारे चूहे उसके विरोध में हो जाते हैं। वो कहते हैं बारिश हुई नहीं और ये चूहा भीगा कैसे। उसने जो देखा है उसे वो बता नहीं सकता, वो इतना अवर्णनीय है और वो इतना घबराया हुआ है, तो उसे चूहे अपनी बिरादरी से बाहर निकाल देते। कहते हैं कि ये बेईमान चूहा है, धोखेबाज है, क्योंकि बारिश हुई नहीं और ये भीगा हुआ कैसे है। और जब वो बिरादरी से बाहर निकल जाता है तो डरा सहमा हुआ वो एक यात्रा पर निकलता है। यात्रा पर निकलता है तो ऊपर देखता है बहुत सारे बाज, चीलें सब उड़ रहे हैं। उसे लगता है कि वो उनका शिकार हो जाएगा, तो वो छुपता छुपाता जल्दी से एक जो उसको छुपने की जगह दिख रही होती है कहीं दूर, वहाँ जाकर वो आश्रय लेता है। वहाँ देखता है एक बूढ़ा चूहा, एक साधु चूहा है, उसने वहाँ आश्रम बनाया हुआ है, बूढ़ा चूहा। वहाँ बहुत सारे और चूहे हैं, साधक चूहे, उनके साथ वो रहने लगता है। अब इस कथा में उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब कई बार भागकर कोई आश्रम भी बना लेता है, लेकिन रहता तो चूहा तब भी है, तब भी उसका सिर जमीन से ही सटा होता है, तब भी वो वैसे ही अपनी पुनरावृत्ति में घूम रहा होता है। वहाँ खाने पीने की सुविधा होती है, सारा आराम का इंतजाम होता है। कुछ दिन वो चूहा वहाँ आराम से रहता है, लेकिन वहाँ वो घबराने लगता है। उसको लगता है कि जो मैंने देखा था वो नदी का प्रवाह, मुझे उसकी खोज करनी है। वो ये बात उस बूढ़े गुरु चूहे से कहता है। वो उसे डांटता है, समझाता है कि बेवकूफ़, ऐसी कोई नदी नहीं है और यहाँ आराम से रहो,
खाने पीने के लिए बहुत है, सारी सुविधाएं हैं, और हम लोगों ने भी बहुत खोज की है, हमने भी सुना था, लेकिन ऐसी कोई नदी नहीं। लेकिन चूहा उस व्यवस्था को छोड़कर एक दिन भाग निकलता है। भाग निकलने में उसे रास्ते में एक बड़ा जानवर पड़ा हुआ दिखाई देता है, अंतिम सांसें ले रहा है, और उसे देखकर बड़ा डर लगता है। वो नज़दीक जाकर देखता है तो देखता है एक बड़ा जंगली भैंसा है, वो मर रहा है। और चूहे के दिल में एक करुणा जन्म लेती है। वो सोचता है कि क्या ऐसा हो कि ये इतना बड़ा जानवर है, इस बुरी हालत में पड़ा है, ये जी जाए बेचारा। और ये सोचता है, और उसकी एक आंख निकल जाती है, वो काना हो जाता है, और एक आंख के जाते ही वो भैंसा जी उठता है। वो भैंसा जब जी उठता है तो उससे कहता है कि चूहे भाई, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँगा। वो उसको ले जाकर उस बिंदु तक ले जाता है जहाँ उसे एक भेड़िया मिलता है। कहानी है, उसका आनंद लेंगे। और उस भेड़िए की स्मृति जा चुकी है। भैंसा कहता है कि ये तुम्हें उस नदी का रास्ता बता सकता है, लेकिन इसे कुछ याद नहीं। चूहा फिर सोचता है कि मैं क्या करूं, और इतना अच्छा, इतना बड़ा सा जानवर है, लेकिन कितना दयनीय है कि इसे कुछ याद नहीं। काश इसे सब कुछ याद आ जाए और उसकी दूसरी आंख भी चली जाती, और भेड़िए को स्मृति वापस लौट आती। चूहा अंधा हो जाता। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में भेड़िया उसे उस जीवन की नदी तक, उस गर्जन करने वाली नदी तक ले जाता है। और जब वो उसमें डुबकी लगाता है तो उसकी आंखें ही वापस नहीं लौटती, उसका चूहा होना भी समाप्त हो जाता है। वो आकाश में उड़ता हुआ गरुड़ हो जाता है। ये कथा है। तो जीवन की नदी का अगर तुम्हें अनुसंधान करना है, उसकी खोज करनी है, तो जैसे एक आँख जाती है चूहे की, तो तुम्हें उस तरह से देखने का दृष्टिकोण छोड़ना पड़ता है। आँख जाने का अर्थ है कि तुमने अब तक जीवन को जैसा देखा था, अब उस तरह से जीवन को नहीं देखोगे। जीवन को देखने का कोई नया ढंग, यही चूहे की दोनों आंखों के जाने का ढंग है। तो हमारे जीवन में अगर हमें यांत्रिकता से मुक्ति पानी है, तो हमें नई दृष्टि को जन्म देना है। नई दृष्टि को जब हम जन्म देते हैं, तो जिस दृष्टि से हम अभी तक परिचित रहे हैं वो हमसे अलग होती है। और जब वो दृष्टि अलग होती है तो हमें शुरुआत में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसी से हमने जीवन को संचालित किया है, उसी से हमने जीवन को पहचाना है। तो हम अचानक समझ नहीं पाते कि नई दृष्टि से जीवन कैसे चलेगा। इसीलिए कई बार बड़ी हैरान करने वाली बात होती है कि लोग संबुद्ध मित्रों के साथ हो सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन कहीं अपने अंदर ये भाव भी रखते हैं कि ये बातें प्रैक्टिकल नहीं, ये प्रयोग में लाने वाली नहीं, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसे करें। तो वो सुनने वाला काम अलग करते हैं और अपने जीवन जीने वाली बातों का काम अलग रखते हैं। यानी कि अंतर्दृष्टि को संभाल कर रख देते हैं कभी अन्य समय के उपयोग के लिए, और जो उनकी अपनी दृष्टि है उसी से ही काम चलाते हैं। आम साधना और सत्संग का यही ढंग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम चूहों से ऊपर उठो, ताकि मनोवैज्ञानिक तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी ना कर सकें। तो अपनी देखने की जो निगाह है, अपना जो नज़रिया है, उसको एक बार बदलें और अपने जीवन को देखना प्रारंभ करें। अब जीवन को देखना प्रारंभ कहाँ से करें और कैसे करें? जीवन को देखना प्रारंभ करने के लिए हमको एक एक कदम चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप। शरीर, विचार, भाव। शरीर के प्रति जागना होगा,
फिर विचारों के प्रति जागना होगा और फिर भावों के प्रति जागना होगा। हम इनमें से किसी भी बात के प्रति जागृत नहीं है। शरीर यंत्रवत अपना काम करता है, हम यंत्रवत सारी चीज़ों को देखते हैं। शरीर हमारे लिए संभावनाओं की बड़ी गुंजाइश लिए हुए है, लेकिन हम अपने शरीर के निकट नहीं आते। और शरीर अपने आप में एक अद्भुत रहस्यमय घटना है। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा स्वाद लेना, हमारा स्पर्श करना, हमारे जितने इंद्रियगत कार्य हैं, वो सारे इंद्रियगत कार्य बिल्कुल सोए सोए चलते हैं। उन सारी प्रक्रियाओं में हमें जागना होगा। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए अपने आप का स्मरण रखना होगा। जागे हुए पूरी चैतन्यता के साथ आप काम करें, छोटे छोटे काम। स्नान कर रहे हैं तो पानी के साथ खेलें, पानी का उपयोग करें, उसका अपने शरीर से होता हुआ संपर्क अनुभव करें। भोजन कर रहे हैं तो बहुत ही विश्राम पूर्वक भोजन करें और हमेशा व्यावहारिकता ध्यान रखें, कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखें। कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि तुम्हें तेज़ भोजन करना पड़े, जल्दी हो सकती है, तब तुम धीमे करके मुझे दोष मत देना कि मेरी ट्रेन छूट गई और आपने कहा था आराम से भोजन करो, मैं तो इतने आराम से करता रहा कि ट्रेन भी छूट गई। तो व्यावहारिकता का ख्याल रखेंगे। भोजन, उसका स्वाद लें, उसको महसूस करें। भोजन तुम्हारे सामने है और एक ऐसी घटना है जिसका तुम रोज उपयोग करते हो, और भोजन तुम्हारी सारी इंद्रियों को, सारी सेंसेस को प्रभावित करता है। तुम देखते हो उसे, तुम उसे सूंघते हो, स्पर्श करते हो, स्वाद लेते हो उसका। तो भोजन पर अचानक प्रयोग करना प्रारंभ न करें, पहले उसे अपने सामने रखें, उसे देखें, प्रेम से देखें। कितने लोग हैं जो भोजन को प्रेम से देखते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक लोग मांसाहार और शाकाहार में ही झगड़ा करते रहते हैं और वो इसी में संघर्ष करते हैं कौन ज़्यादा उचित है। मैं किसी भी बात के पक्ष में नहीं हूँ, मैं केवल सजगता के पक्ष में हूँ। तुम सजग होगे तो तुम्हारे जीवन की एक शैली होगी, उसकी तुम स्वयं ही खोज कर लोगे और वो इतनी संवेदनशील जीवन शैली होगी कि तुम उसमें विध्वंसक, हिंसात्मक हो ही नहीं सकते। तो तुम्हें अलग से कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, केवल सजगता को बढ़ाने की कोशिश। भोजन करने का वही ढंग आध्यात्मिक नहीं है जब तुम बिना प्रेम के उसका उपयोग करते हो। तो पहले उसे प्रेम से देखें, उसकी सुगंध को अपने भीतर उतरने दें, थोड़ा ठहर जाएं, 5 मिनट के लिए प्रयोग करें और यहाँ से जागना प्रारंभ करें। फिर उसे स्पर्श करके देखें। अब स्पर्श करके देखें जब मैं कह रहा हूँ तब भी ख्याल रखेंगे बहुत व्यावहारिकता का। अब गर्म सूप में सीधे उंगली नहीं डाल देंगे। मैं जब बातें कह रहा हूँ सजगता की तो ये मान के ही चल रहा हूँ कि तुम इतने सजग हो गए कि बहुत सारी बातें वैसे ही समझ रहे होगे। उसे छुएं तो उसकी एक अनुभूति है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तो भोजन का एक ही ढंग जानते हैं कि हमारे मुंह में जाता है और उसका स्वाद आता है। लेकिन जब हम छोटे थे, बच्चे, तब का हमारा ढंग अलग था। तुम छोटे बच्चों को देखते हो और तुम समझ नहीं पाते कि वो भोजन अपने शरीर पे क्यों लपेट लेते हैं, उसके साथ खेलते हैं। खाना तो अलग रहा, उसमें ही वो पूरी तरह से डूब जाना चाहते हैं।
यहाँ पर तुम्हें एक बात ज्ञात होनी चाहिए कि प्रारंभ में जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारी स्पर्श की इंद्रिय बहुत जागृत थी। तुम अपने जीवन की संवेदनाओं को स्पर्श के माध्यम से ही अनुभव कर रहे थे। तो भोजन का स्वाद उतना सुख देने वाला तुम्हारे लिए तब नहीं था जितना उसका स्पर्श सुख देने वाला था। इसीलिए स्पर्श के माध्यम से उसे अनुभव करने की कोशिश की जा रही थी। तुम अब फिर से अपने बचपन में वापस लौट सकते हो। कहने का तात्पर्य फिर वो नहीं है मेरा कि फिर से तुम भोजन को अपने शरीर पे लपेट लोगे। मैं सारी बातें इसलिए दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि मैं सजगता पे बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ सारी बातें बड़ी सजगता से सुने, क्योंकि मैं ऐसे साधकों से पूर्व में परिचित रह चुका हूँ कि मैं जो कहता हूँ उसको वो एज इट इज उपयोग में ले आते हैं। स्पर्श का तात्पर्य है कि अब स्पर्श को और सृजनात्मक होने दें, उसे और विकसित होने दें। अब तुम वयस्क हो गए हो, तुम्हारे स्पर्श करने का ढंग और विकसित हो गया है, इवॉल्व हो गया है। तो उसको स्पर्श करें, फिर उसे अपने मुंह तक ले जाएं और उसे अच्छे से चबाएं, अच्छे से च्यू करें, फिर उसे अपने पेट तक यात्रा करने दें। तो ये भोजन का जो ढंग है यही तुम्हें जगाने वाला हो जाएगा। अपने हाथों को उठता हुआ अपने मुंह तक आता हुआ देखिए। इसीलिए जो भोजन है उसका प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तुम देखकर भी उसे अपने अंदर ले रहे हो। इसीलिए उसकी सुगंधें इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि तुम हर तरह से उसे अपने अंदर ले रहे हो। ये भोजन का ढंग है। फिर तुम किसी भी बात पर आ सकते हो। तुम किसी से बात कर रहे हो तो बात करने में तुम केवल उस व्यक्ति को सुनो। इतना तो तुम्हारे लिए काम चलाऊ हो सकता है, लेकिन तुम उसकी आंखें देखो। आंखों में तैरती हुई तरंगों को देखो। तुम कोशिश करो उस व्यक्ति की भंगिमाओं को देखने की, उसके उठते हुए हाथों को, उसके शरीर की लय को, उसकी बदलती हुई शारीरिक हलचल को। और अगर तुम इतना देख पाओगे तो अचानक तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुलेगा। हर व्यक्ति तुम्हारे लिए खुली हुई किताब हो जाएगा। तुम्हें वो बातें पता चलने लगेंगी जिनके बारे में तुम्हें पहले से कुछ भी पता नहीं था। यहीं से शरीर भाषा का विकास हुआ है। बॉडी लैंग्वेज के जिस शास्त्र से तुम परिचित हो वो इसी शरीर की भंगिमाओं को देखने से उसका जन्म हुआ। तुम कुछ अध्ययन करने के लिए किसी को नहीं देख रहे हो, तुम बस देख रहे हो। और उसके साथ ही अपने को भी देखें, अपनी बदलती हुई करवटों को, अपने चेहरे पर आते जाते बदलावों को, अपने हाथों की भंगिमाओं को, और तुम्हारे भीतर कई बातें, कई परतें खुलने लगेंगी। फिर आवाज़ एक जैसी नहीं होती है, आवाज़ में भी बड़े बदलाव होते हैं। तुम उस आवाज़ को बहुत ही सजग होकर सुनो। तुम देखोगे एक दिन में अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ रहते हो तो कई बार उसकी आवाज़ बदल जाती है। सुबह से लेकर रात तक आवाज़ भी यात्रा कर जाती है। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तुम्हें लगता होगा व्यक्ति सुबह भी जैसे बोल रहा था रात भी वैसे ही बोल रहा है। लेकिन अगर तुम ये प्रयोग करना प्रारंभ करोगे सजगता का, तुम्हें लगेगा कि जो आवाज़ सुबह होती है वो रात में नहीं होती। आवाज़ एक प्रवाह है। जो भी जीवित है, जो भी जीवंत है, वो प्रवाह में है और उसमें बदलाव है। फिर तुम स्पर्श पर प्रयोग करो। तुम धरती पर चलते हो और शायद ही कभी तुमने ठहर कर धरती से अपने पैरों के स्पर्श को अनुभव किया होगा। तो तुमने धरती से लौटकर अपने तक आते हुई प्रेम की तरंगों को भी अनुभव नहीं किया। कभी चलते चलते ठहरें और धरती के
अपने साथ होते हुए संबंध को अनुभव करें। शरीर के तल पर तुम जितने प्रयोग कर सकते हो वो सारे प्रयोग करो इस जागरण के लिए, और तुम्हारे लिए हर बार कोई नया द्वार खुल जाएगा। हर बार तुम अनुभव करोगे कोई नई बात तुम्हारे लिए प्रकट हो रही है। फिर जब शरीर के प्रयोग तुम्हारी समझ में आने लगे, तुम अपने विचारों की ओर वापस लौटो। तुम्हारे भीतर निरंतर विचारों की अंतर्धारा चल रही है। मैंने विचारों पर आंतरिक शक्ति के रहस्य के पहले आयाम में विस्तार से बात की। तो तुम उन विचारों को अब एक नए ढंग से देखोगे। विचारों का कोई मैनिपुलेशन नहीं, उनका कोई उपयोग करने की भावना नहीं, वो हैं और उनको जाग कर देखना तुम्हारे भीतर कैसे कैसे विचार चलते हैं। और कभी अगर तुम्हें अच्छा लगे और तुमसे बन पड़े तो तुम एक कोरा कागज लेकर बैठो और अपने अंदर चलते हुए पिछले आधे घंटे के सारे विचारों को लिख डालो। एक बार अगर तुम ये प्रयोग कर लोगे तो शायद तुम खुद चौंक जाओगे कि तुम्हारे भीतर ये सब विचार चलते हैं। तुम वही इंसान हो जो अभी कितनी सभ्यता से कितने अच्छे ढंग से बातें कर रहा था। कौन कौन से विचार तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। कभी कोई मेहमान तुम्हारे घर पे घंटी दबा देता है, तुम मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हो कि आइए आइए, बहुत स्वागत है आपका, आपका ही इंतजार कर रहा था या मैं कर रही थी। और अंदर आता है कहाँ बेवक्ता के टपक गया। और फिर यह बात आने वाले मेहमानों के लिए ही नहीं, जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए भी कौन कौन से विचार चलते हैं, जरा उनको भी देखना। कैसे विरोधाभासी विचार। अगल बगल लोग सोते हैं और कभी कभी किसी के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर विचार न गुजरा हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं चेतन या अचेतन तौर से, कि कभी कभी मन न करता हो कि उठकर इसकी गर्दन दबा दें। अब हम सब लोग हैं तो इस विचार के आने के साथ ही हम हटाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ही है, हम तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, ये तो केवल एक मजाक है। लेकिन कभी मन करता है कि ये सो रहा है, अच्छा भला ये विरोध भी नहीं कर पाएगा, उठें और गर्दन दबा दें। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम विचार अगर चेतन तौर से ऐसा नहीं करते हो तो सपने तुम्हारे नींद में चलते हुए विचार हैं। तो नींद में तुम देखते हो कि कैसे इन विचारों का तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप होता है, तुम नींद में क्या क्या देख डालते हो। और इसीलिए हर व्यक्ति अपने सारे सपने एक दूसरे से नहीं बांटता, क्योंकि सारे सपने और सारे विचार अगर हम एक दूसरे से शेयर कर लेंगे तो हम ज़्यादा दिन साथ में नहीं रह पाएंगे। सिगमंड फ्रायड ने एक घटना लिखी है इसी संदर्भ में। और सिगमंड फ्रायड मनुष्यता के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ, जिसने पहली बार वैज्ञानिक तौर से मनुष्यता में ये खोज रखी कि मनुष्य अचेतन है, उसके भीतर अचेतन का इतना विस्तार है और चेतन हिस्सा उसका बड़ा ही कमजोर। ज़्यादातर उसको अचेतन धक्के प्रभावित कर रहे हैं। इसे हम जानते तो बहुत समय से थे, भारत में हमारे संबुद्ध मित्र से जानते ही रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर से पहली बार फ्रायड ने इस तथ्य को रखा और उनके शिष्य कार्ल गुस्ताव जुंग ने इससे थोड़ा और गहरे जाकर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को रखा, सामूहिक अवचेतन। हमारा अचेतन सबके अचेतन से जुड़ा हुआ है, मनुष्यता के अचेतन से। और फिर इसमें हमारे संबुद्ध मित्रों का भी एक अनुभव जोड़ता है, जिसे मनोविज्ञान ने नहीं लिखा, एक ब्रह्मांडीय अचेतन, एक यूनिवर्सल, एक अचेतनता जो मनुष्य के तल पर थी और एक अचेतनता जो पूरी प्रकृति में व्याप्त थी, उसका भी हमारे अंदर संग्रह है। और फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और दार्शनिक
प्रेजेंटेशन किया इस शताब्दी में अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने। उन्होंने सुप्रामेंटल की बात की, अतिचेतन की। एक अचेतन और एक अतिचेतन। तुम्हारे भीतर जितनी अचेतन की संभावना है, जितना अचेतन है उतना ही अतिचेतन है। तो फ्रायड ने जब अचेतन की खोज की तो उसे बड़ी बड़ी हैरान करने वाली बातें अनुभव में आईं। तो उसके पास इलाज के लिए एक महिला आया करती थी। उसका अनुभव उसने लिखा हुआ है कि उन दोनों को नींद में चलने की बीमारी थी। तो दोनों माँ बेटी एक दिन उसके यहाँ रुकी हुई थी अपने इलाज के लिए, और रात में फ्रायड अपनी खिड़की पे खड़ा हुआ था। उसने देखा दोनों माँ बेटियाँ बाहर लान में टहल रही हैं, बड़ा सा लान, अच्छी हवाएं चल रही हैं। और फ्रायड ने ध्यान दे के सुना तो दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही हैं। जो माँ है वो बेटी को जितना भला बुरा कह सकती है कह रही है। वो कह रही है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जीवन में नर्क पैदा हो गया है, तेरे रहने की वजह से ही मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया है। और बेटी उसको इसी तरह से और बुरी बुरी बातें बोल रही है। तो फ्रायड जाता है वहाँ पर और दोनों को हिलाता है। तो अचानक दोनों ऐसा लगता है कि जागे हैं, और बेटी माँ को गले लगाती है, माँ बेटी को गले लगाती है और कहती बेटी इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती चलो माँ अंदर चलो, ठंड लग जाएगी यहाँ पर। फ्रायड सोचता है कि ये क्या था, अभी तो ये लोग ऐसे जैसे दुश्मनों की तरह से व्यवहार कर रहे थे। तो उसे ख्याल आता है कि इनको नींद में चलने की बीमारी थी, और ये लोग अभी जब बातें कर रहे थे तो नींद में थे। ये नींद में सपनों में बोली गई बातें थी। जागने के साथ ही सभ्यता वापस लौट आती है, लेकिन तुम्हारी नींद में तुम्हारे भीतर तुम्हारे विचार अपना काम कर जाते हैं। सपनों का एक और सच है कि सपनों में जब तुम अपने किसी प्रिय के मरने की कामना कहीं तुम्हारे भीतर अगर छुपी होती है, तो अपने किसी मित्र के प्रति अगर तुम विंडिक्टिव होते हो, प्रतिशोधात्मक होते हो, और तुम्हें लगता है कि ये मर जाता या इसे तुम मार देते, कई बार इतना सीधा सीधा तुम नहीं सोचते हो, बहुत ही घूमे फिरे ढंग से, तो सपने कहते हैं कि चेहरा ओढ़ कर आते हैं, एक मुखौटा लेकर। तो सपने में तुम उस व्यक्ति से मिलते जुलते चेहरे वाले व्यक्ति को मरा हुआ देख लेते हो, दुर्घटना देख लेते हो उसकी। तो सपनों में भी बेईमानी कायम रहती है, सपने भी तुम्हारे ईमानदार नहीं होते। तो सपनों के विश्लेषण में भी बड़ी सजगता की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ भी तुम्हारे चालाक मन की सारी हलचल रहती है, वहाँ भी तुम्हारा पूरा हस्तक्षेप रहता है। तो अपने विचारों के एक एक हलचल के प्रति जागें और उनकी एक डायरी मेंटेन करें। अपने सपनों के प्रति भी काम करना प्रारंभ करेंगे, और सारे साधक अगर संभव हो तो एक अपनी ड्रीम डायरी डेवलप करें। अपने सपनों की एक डायरी रखें और रोज़ सुबह उन्हें जो भी रात में दिखा हो उसे लिख लें। उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, किसी स्वप्न विशेषज्ञ के पास जाके उसको इंटरप्रेट नहीं करवाएंगे, या जो ड्रीम डिक्शनरीज अवेलेबल हैं उनसे तुम उसको इंटरप्रेट नहीं करोगे। केवल उसे सजगता के लिए ऐसा ऐसा देखा और तुमने उसे लिख लिया। तो विचारों और सपनों के दर्शक होना प्रारंभ करें। फिर विचारों के पीछे जब लौटेंगे धीरे धीरे, तो तुम्हें अनुभूतियों का जगत, भावनाओं का जगत, तुम्हारे भीतर कुछ संवेदनाएं हैं जो काम करती हैं। तुम्हारे भीतर कभी उदासी की लहर आती, कभी प्रसन्नता की लहर आती, कभी आनंद की लहर, कभी दुख की लहर, न जाने कितने भाव। कभी तुम बिना किसी कारण के अलग अलग भावों में गति कर जाते हो। कोई स्पष्ट कारण नहीं है, कोई जाहिरा तुम्हारे सामने बात नहीं है, और तुम्हारे भीतर भावनाएं बदल रही हैं। तो उन
बदलती हुई भावनाओं को भी अनुभव करें, उससे भी तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इन 3 तलों पर काम करें। इसके बाद चौथा तल घटेगा जब तुम अपनी सजगता के प्रति सजग हो जाते हो, तुम अपनी कॉन्शियसनेस पे कॉन्शियस हो जाते हो। उसको ही योग में कहते हैं तुरीय, द 4th, चौथा आयाम। लेकिन उस चौथे आयाम की फिक्र नहीं करनी है, पहले इन 3 आयामों की। और इन 3 आयामों में आज हमने शरीर पर विस्तार से बात की है, विचार और जो अनुभूतियां हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, इनमें गहरे कैसे प्रवेश करेंगे, इनकी बात अगली बार हम करेंगे। तब तक इन सारी बातों पर प्रयोग करेंगे और कोशिश करके देखें, एक डायरी लिखने की आदत डालें। इससे बड़े अंतर पड़ेंगे, तुम्हें अपने विचारों को पकड़ने में सहयोग मिलेगा। तो ये प्रयोग करें, ठीक है। आज के लिए इतनी ही बात।